हाँ जी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर। ये आपका ऑडिट का चैप्टर 4 और थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, इसीलिए बच्चों को याद नहीं होता। लेकिन तुम काहे चिंता करते हो, भाई आया है बता के जाएगा। और ये चैप्टर याद करा दूंगा तुम्हें इस वीडियो में, समझाऊंगा नहीं क्योंकि रिवीजन वीडियो है और उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। याद करा दूंगा, कहानी बनाई है मैंने पूरी, और वो कहानी तुम सुनते जाओगे, चैप्टर याद होता जाएगा। वीडियो देख के तुम्हें पता लग जाएगा, है ना। और यार देखो 5 मार्क का चैप्टर आता है, छोटा सा चैप्टर है, काय को छोड़ के जाना। तो फटाफट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की। एक बार बस पढ़ लेते हैं, एग्जाम में नहीं आती। An automated environment is an ecosystem that combines people, processes and technology within an overall business environment। मतलब कि people, processes और technology को combine करके जब एक environment बनता है, automated environment होता है। फिर आता है हमारा पहला क्वेश्चन, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। कितनी तरह की बिजनेस एप्लीकेशन होती है? बिजनेस एप्लीकेशन क्या होता है? फ्रॉम एन ऑडिटिंग स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, कि जिन एप्लीकेशंस में ऑर्गेनाइजेशन अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, अकाउंट्स मेंटेन करती है, डेटा मेंटेन करती है, वो एप्लीकेशन। ठीक है, ऑडिटिंग के लिए हमें अकाउंट्स वाली, रिकॉर्ड्स वाली वही एप्लीकेशन चाहिए होती हैं। तो कैटेगरीज कितनी होती है? 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। और यहाँ से शुरू होती है तुम्हारी कहानी। तो कहानी है अमेजोन की। जब मैं अमेजोन की ऑडिट करने गया था, इंटरेस्टिंग सी कहानी है, तुम सुनते जाना। अमेजोन के फाउंडर कौन है तुम्हें पता है? जेफ बेजोस नाम है उनका। प्यार से मैं उनको जेफ भैया बोलता हूँ, हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि अमेजोन ने अपना बिजनेस बुक सेलिंग के बिजनेस से शुरू किया था। धीरे धीरे करके बाद में वो सारे प्रोडक्ट्स लेके आया कि आज तुम अमेजोन से कुछ भी मंगा लेते, लेकिन शुरुआत जब की थी ना, तो बुक सेलिंग के बिजनेस से शुरू किया था। तो जब मैं अमेजोन की ऑडिट पे गया तो मैं और जेफ भैया ऐसे ही बैठ के चाय पी रहे थे। मैं उनको ऐसे छेड़ रहा था, मैं कहा हाँ जेफ भैया, आपने तो अमेजोन शुरू ही किताबों से किया था, तो फिर आप तो अपने सारे अकाउंट्स वही खाते में बनाते होगे, मेरे को फिर ये कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा ऑडिट करने के लिए। कहते नहीं नहीं सीए साहब, जब अमेजोन बिल्कुल छोटा था ना, तब हम पैकेज सॉफ्टवेयर लेते थे जैसे कि टैली, क्विक बुक्स। धीरे धीरे अमेजोन बड़ा होने लगा तो हम सोचे कि स्मॉल ईआरपी पे शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि टैली ईआरपी या एसएपी पे। लेकिन फिर अमेजोन एकदम से इतनी ग्रोथ दिखा गया कि हमने सीधा बड़ी वाली ईआरपी एप्लीकेशन यूज कर ली। अब कुछ कुछ डिपार्टमेंट में एसएपी यूज होता है और कुछ डिपार्टमेंट में ओरेकल। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन वन एप्लीकेशन भी यूज की जा सकती है। इस चीज को ध्यान रखना, एमसीक्यू में ना आ जाए। ठीक है, ये होगी हमारी कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। 3 तरह की बिजनेस एप्लीकेशन होती है, जब बिजनेस छोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता है और फिर बिल्कुल बड़ा हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है इनकी। ठीक है, तो मैंने कहा कि अच्छा एप्लीकेशन में मेंटेन करते हो, फिर तो बहुत ईजी हो जाता होगा ना आपके लिए डेटा मेंटेन करना। तो जेफ भैया बोलते कि अरे यार ईजी के चक्कर में ना बहुत खर्चा हो जाता है, बहुत लेयर्स लगते हैं, मैं तो को गिनवाता हूँ देख। सबसे पहले अपने को हार्डवेयर खरीदना पड़ता है, फिर उसमें विंडो डलवाओ। उसके बाद आजकल बिना इंटरनेट के कुछ चलता नहीं, तो राउटर लेके आओ। राउटर लाए, फिर जब जाके हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क बनता है जिससे कि सारे लोग एक डेटा पे काम कर सके, है ना। उसके बाद इस डेटाबेस को मेंटेन करो, सर्वर लाओ। अब उस सर्वर को कहीं रखने के लिए हमको फिजिकल सेंटर्स भी बनवाने पड़ते हैं। ठीक है, डेटा सेंटर बनवाने पड़ते हैं। अब डेटा सेंटर बनवा लिए तो उनका अलग खर्चा, कि फायर सेपरेशन सिस्टम, सीसीटीवी सब लगवाओ वहाँ पे। तो इजी के चक्कर में ना बहुत लेयर्स लगते हैं और बहुत खर्चा हो जाता है। और ये हैं हमारी लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब कि जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बना रखा है कि तुम पेमेंट करते हो, तुम्हारे पास अपने आप मैसेज आता है, अपने आप खाते में एंट्री हो जाती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उस एक चीज़ को पॉसिबल करने के लिए नीचे कितनी लेयर्स लगती हैं। तुमने देखा कि हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डेटाबेस, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें लेयर्स हैं। एक चीज़ पॉसिबल करने के लिए इतनी सारी चीज़ें नीचे करनी पड़ती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं कहा हाँ भैया आपकी बात तो ठीक है, खर्चा तो बहुत हो जाता है, लेकिन फिर जल्दी जल्दी भी तो बन जाते हैं ना आपके अकाउंट्स। तो कहते हैं हाँ यार बात तो ये भी है कि फटाफट एकदम रियल टाइम में बन जाते हैं। कस्टमर अपने फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट करता है तो वो पेमेंट नेटवर्क के थ्रू हमारी एप्लीकेशंस में एंटर हो जाती है और फिर वो डेटा मिडलवेयर के थ्रू हमारे हार्डवेयर में स्टोर हो जाता है। तो एकदम फटाफट रियल टाइम काम हो जाता है, अपने को कुछ नहीं करना पड़ता। ये आपका क्वेश्चन है रियल टाइम एनवायरनमेंट का। रियल टाइम एनवायरनमेंट बोले तो एन एनवायरनमेंट इन विच ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड, प्रोसेस्ड एंड रिकॉर्डेड इमीडिएटली एज दे हैपन विदाउट एनी डिले। जैसे कि अमेजोन ऑर्डर पेमेंट, एटीएम,
कि ट्रांजैक्शंस जिस समय पर इनिशिएट की जाती हैं उसी समय पर रिकॉर्ड भी हो जाती है, प्रोसेस भी हो जाती है। जैसे तुम अमेजोन की पेमेंट करते हो, फटाफट तुम्हारे पास मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, हम आपको एक कूपन देते हैं, आप हमारे प्यारे कस्टमर हैं। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी चिंता कर रहा है, आप पीछे बैठ के, कोई तुम्हारे लिए दिन रात बैठा है, लेकिन कोई नहीं बैठा, कंप्यूटर से आ रहे हो, ठीक है, कोई चिंता नहीं कर रहा तुम्हारी, तुम अपनी चिंता कर लो, एग्जाम आने वाले हैं। तो हम चाय पी रहे थे, चाय होगी खत्म, मैं ठीक है भैया अब मैं जा रहा हूँ ऑडिट करने और आप अपना काम करो, मेरे को अपना काम करने दो। फिर बैठ ना, मैं क्या करोगे यार, मेरे को भी तो बता दे थोड़ा ऑडिट कैसे करोगे। मैं कहा ऑडिट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ऑडिट नहीं करेंगे, हम समझेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे, हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे से छोटे हिस्से से लेके बड़े से बड़े हिस्से तक जाएंगे। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आप एप्लीकेशंस कौन सी यूज़ करते हैं, जो भी आप बता रहे थे। फिर हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस है कहाँ पे, कंप्यूटर में, तो फिर हम समझेंगे आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद आपका कंप्यूटर रखा कहाँ पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम समझेंगे आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर अब आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, काम करने के लिए कोई तो प्रोसेसेस होंगी, पॉलिसीज होंगी, तो हम समझेंगे पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स फॉलोड। अब इतने सारे लोग काम करते हैं, इतने सारे कंप्यूटर हैं, तो रिस्क आएंगे, हम समझेंगे आईटी के रिस्क। और फिर जब रिस्क है ही तो आपने कुछ कंट्रोल भी लगा रखे होंगे, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, और हम समझेंगे उसके कंट्रोल। और ये सारी चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे एज पर SA 230, ताकि हम आपको बार बार तंग ना करें और हमें पता रहे कि आपने क्या बताया। कह रहे बात तो तेरी ठीक है, हाँ बात तो मैं हमेशा ठीक ही करता हूँ। कह रहे लेकिन भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर का ही मोस्टली काम है, आईटी सिस्टम का, हमारा पूरा एनवायरनमेंट ऑटोमेटेड है। तूने देखा नहीं कि जब भी ऑर्डर पेमेंट करता है, मतलब जब भी तू ऑर्डर प्लेस करता है, 1 सेकंड के अंदर तेरे पास मैसेज आ जाता है, सब कुछ हमारे सिस्टम में चलता है। उसका ऑडिट कैसे करेगा? देखो भैया सीधी सी बात है, एक ऑडिट प्रोसेस ना 3 तरह से क्लासीफाई की जा सकती है। 3 फेजेस होते हैं एक ऑडिट प्रोसेस के, कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन। सबसे पहले एक ऑडिटर क्या करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को समझेगा, फिर उसमें रिस्क असेस करेगा, फिर कंट्रोल असेस करेगा, ठीक है, इस तरह से फिर टेस्टिंग करेगा और फिर आपको रिपोर्ट देगा। तो इस प्रोसेस में हम हर स्टेज पे आईटी सिस्टम को कंसीडर कर लेंगे। आईटी सिस्टम ही है ना जिसको आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बोलते हो। कह रहे हाँ, मैं कहा तो लो सुनो कि सबसे पहले हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग, परफॉर्म करेंगे वॉक थ्रू, और उसमें कंसीडर कर लेंगे आईटी सिस्टम। उसके बाद हम करेंगे रिस्क असेसमेंट, उस स्टेज पे भी हम कंसीडर कर लेंगे रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द आईटी सिस्टम्स। फिर हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल असेस करेंगे, असेसिंग एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, और उसमें हम एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू आईटी गवर्नेंस कंसीडर कर लेंगे। एंटिटी लेवल कंट्रोल्स के बाद हम देखेंगे कि परवेसिव कंट्रोल्स क्या क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जनरल आईटी कंट्रोल्स, उनको टेस्ट करेंगे। और फिर जो जनरल आईटी कंट्रोल्स की टेस्टिंग करके जो रिजल्ट्स निकलेंगे, फिर हम देखेंगे कि कितनी टेस्टिंग और हमें करनी है रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स कौन सी, जो कि आपके आईटी सिस्टम से निकली है, टेस्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स जनरेटेड थ्रू द आईटी सिस्टम्स। उसके बाद कंप्लीशन स्टेज आएगी, तो हम आपको इवैल्यूएशन करके बता देंगे कि आपके कंट्रोल में कहाँ कहाँ डेफिशिएंसीज है। इसी को हम बोलते हैं कंसीडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एट ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल। कितने फेजेस हैं? 3 फेजेस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन। एक नालायक बोल रहा है, कह रहा है कि इतनी लंबी लंबी मत फेंको, आप जब भैया से कहाँ से मिल लिए, आपको भेजेंगे अमेजोन की ऑडिट करने। तो भाई देखो ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा मैं, अमेजोन की ऑडिट करने में गया था, मैं आर्टिकल था तभी चला गया था, और पूरे अमेजोन की ऑडिट मैंने किया। अरे सीन क्या हुआ था कि मेरे को नहीं भेजा था, मेरे सीनियर को और मेरे को भेजा था कि हाँ आर्टिकल को तो ऐसे भेजते नहीं इतनी बड़ी कंपनी की ऑडिट करने। तो जो सीनियर था ना भाई, वो था बहुत आलसी आदमी। वो मेरे को रास्ते में कह रहा, चिराग कैसा लग रहा है ऑडिटर बन के? मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, कोट पैंट पहन के ऑडिटर बन के। कह रहा कर लेगा ऑडिट? मैं कहा बिल्कुल कर लेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी दुनिया में जो हमसे ना हो। कह रहा तो एक काम कर, मेरा यहाँ स्टॉप आ गया है, मैं चाह रहा हूँ 4 दिन की ट्रिप पे घूमने, वहाँ पे जा कर लियो ऑडिट। मैं कहा ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे कर लियो? तो कुछ बताओगे, कुछ कराओगे, सिखाओगे तब तो करूँगा। कह रहा कोई नहीं तू समझदार लड़का कर लेगा। मैं कहा ऐसे कैसे कर लेगा, चलो मेरे साथ चलो। कह रहा अरे अरे शेर है तू, शेर, रोर कर रोर, चला जा, कोई नहीं संभाल लेगा तू। भाई वो उतर गया रास्ते में और चला गया अपनी ट्रिप पे, और मैं बच गया अकेला ऑडिट करने। अब मैं जैसे ही पहुंचा ना ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे कुछ आता जाता नहीं, मैं सोच रहा हूँ ऑडिट करेंगे कैसे। तो मैंने सोचा कि भाई ऑडिट के करते किस चीज़ के, अकाउंट्स की करते हैं ना। तो मैंने सबसे पहले उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकलवा ली। मैंने कहा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालो और फिर हम देखेंगे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क है क्या क्या।
उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाली, मैंने देखा भाई इतनी ट्रांजैक्शंस, करोड़ों ट्रांजैक्शंस। अमेजन का हाल तुम्हें पता ही है, कितने लोग उनसे ऑर्डर पेमेंट करते हैं, कितने लोग डेली ऑर्डर प्लेस करते हैं। मैं कहा ऐसे तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि यार सिग्निफिकेंट अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और वो मैंने आइडेंटिफाई कैसे किए, कुछ क्वालिटेटिव बेसिस पे, कुछ क्वांटिटेटिव बेसिस पे। क्वालिटेटिव बोले तो कि भाई लाइसेंस ही नहीं ले रखा हो ऑपरेशन का, लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो तो ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हो जाएगी। और क्वांटिटेटिव बोले तो कि 10 करोड़ से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन चेक कर लूँगा, 5 करोड़ से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन चेक कर लूँगा जिसमें मेजर खतरा है। 5 रुपए की चाय किसी ने ज़्यादा पी ली तो उसमें क्या ही खतरा है ना। तो सिग्निफिकेंट अकाउंट्स मैंने आइडेंटिफाई करे, फिर मैं असर्शंस चेक करने लगा, वो जो मैं इंटर में बताते नहीं थे कि ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, एग्जिस्टेंस, ये सब मैं चेक करने लगा। फिर मैं सोच रहा कि भाई और क्या सोर्सेस हो सकते हैं मिस स्टेटमेंट के। मेरे को लगा कि यार यहाँ पे आईटी सिस्टम्स कितने ज़्यादा यूज होते हैं तो उससे भी रिस्क आएगा। एक पॉइंट मैंने ये लिख लिया। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं कहा यार ऑडिट में हमने सीखा था कि सबसे पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेसेस। तो फिर मैंने कहा कि यार किसी बंदे को पकड़ो, वो हमें बिजनेस की प्रोसेसेस समझाएगा और उसके बाद देखेंगे कि हम ऑडिट करना कैसे। तो मैं पहले रिस्क असेसमेंट करने लग गया। फिर मैंने एक बंदे को पकड़ा, मैंने उससे कहा कि भाई मेरे को बिजनेस समझा कि बिजनेस काम कैसे करता है, तब तो मेरे को पता चलेगा ना रिस्क क्या क्या है, ठीक है। फिर वो बंदा मुझे समझाने लगा तो मैंने ना एक प्रोसेस फ्लो बना लिया कि भाई पहला स्टेप ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। इस तरह से इनके स्टेप वाइज काम चलते हैं। तो एक प्रोसेस फ्लो बना लिया कि पहला इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। फिर मैंने उस बंदे को भेज दिया प्रोसेस समझ के, मैं कहा तू जा चाय वाय पी के। मैंने उसके बाद लिखी अगली लाइन में कि रिस्क, हर एक प्रोसेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने सोच के लिखी कि इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या क्या कंट्रोल लगा सकते हैं। ये बन गया मेरा रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग में डॉक्यूमेंट किया जो भी उसने बताया यूजिंग फ्लो चार्ट। उसके बाद अपन ने प्रिपेयर किया रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। फिर इतने में वो चाय पी के आ गया तो मैंने अपनी डायरी बंद करी और मैंने उससे पूछा भाई तूने प्रोसेस बता दी, अब यहाँ पे कुछ रिस्क आएंगे तो फिर तुमने कुछ कंट्रोल भी लगा रखे होंगे, तो वो भी तो मेरे को बता। तो फिर मैंने उससे डिजाइन समझा हर एक कंट्रोल का और एंड टू एंड प्रोसेस समझी। कंट्रोल कौन से वाले समझे, दोनों तरह के, एंटिटी लेवल कंट्रोल भी और आईटी जनरल कंट्रोल भी। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएशन का प्रोसेस मेरा पूरा हुआ। फिर जब वो बंदा बता रहा था ना तो मैं सोच रहा कि यार ये बंदा सही तो बता रहा ना। कभी बाहर जाके चाय की टपरी पे बोले अरे ऑडिटर को तो घुमा दिया हमने बातों में अपनी, कुछ नहीं आता उसको। लेकिन फिर भाई जब वो एक एक कंट्रोल मेरे को दिखा रहा था, एंड टू एंड प्रोसेसेस बता रहा था, तो मुझे ऐसा फीलिंग आया कि भाई ये बंदा जेंटलमैन है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने आंकी रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा, कि जो डेटा मेरे को मिल रहा है वो रिलायबल भी है कि नहीं। तो मुझे लगा कि भाई जेंटलमैन है, सही बता रहा हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई इसने जो सारे कंट्रोल्स बताए हैं अब इसको टेस्ट करना है। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग, कि कितना कितना टेस्ट करना है और कौन से वाला टेस्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल्स टेस्ट करे, फिर मैंने रिपोर्ट्स निकाली इंफॉर्मेशन सिस्टम में से, एप्लीकेशंस में से, उन रिपोर्ट्स को टेस्ट किया सैम्पल बेसिस पे। और उसके बाद मेरे को इतना अंदाजा हो गया था कि भाई इनका स्टाफ कितना कॉम्पिटेंट है और कितना इंडिपेंडेंट है, यानी कि कितनी गड़बड़ी चल रही है और किस लेवल पे गड़बड़ी चल रही है। वो सारी रिपोर्ट एनालाइज करके मेरे को पता चला कि यहाँ पे ना बहुत गड़बड़ी चल रही है। मेरे जैसा ऑडिटर मिला नहीं था ना उससे पहले कभी। तो भाई मैंने निकाल दी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज और बहुत सारी मटेरियल वीकनेसेस। बात पहुंची जेफ भैया तक कि चल क्या रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन्होंने मेरे से कहा कि ऑडिटर साहब तकलीफ तो आपने बता दी, अब कुछ इलाज भी बता देते तो हमारा भला हो जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, भाई आया बता के जाएगा। तो मैंने उनके कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को इवैल्यूएट किया, उन्हें रेमेडियल एक्शंस बताए। तो जेफ भैया ने खुश होकर मुझे मैनेजमेंट लेटर दिया। मैंने कहा यार इससे बढ़िया अमेजोन का वाउचर दे देते, मैं कुछ ले लेता। चलो ठीक है, तुमने मुझे लेटर दिया, हम तुम्हें रिपोर्ट देंगे। मैंने उन्हें ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी। ये थी कहानी। ऐसे में मिला था जेफ भैया से कि मैंने इतनी गड़बड़ियाँ निकाली, फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा इलाज बता दो, तो फिर हमारी दोस्ती अच्छी हो गई, ठीक है। अब भाई वो बंदा तो आया नहीं था मेरा सीनियर जो घूमने गया था ट्रिप पे। अब पीछे से पता लग गया कंपनी में, क्योंकि जेफ भैया ने मेरे को मैनेजमेंट लेटर इशू करा। उन्हें पता चला कि भाई आर्टिकल को क्यों करा है, इसका सीनियर कहाँ गया। फिर उन्हें पता चला कि भैया वो तो घूम रहे हैं, तो भाई उसकी नौकरी गई ठीक है। अब ट्रिप के पैसे खत्म हुए,
वो बंदा वापस आया। एक दिन मैं ऐसे ही ऑडिट करके बाहर निकल रहा था, तो मैं देख रहा कि भाई जो मेरा सीनियर था ना, वो रेडी चला रहा खाली, और उसके पास था स्पीकर, और स्पीकर में वो चिल्ला रहा, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट करा लो, करा लो, 150 रुपये, 150 रुपये करा लो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो वो जो वॉचमैन था ना बाहर अमेजोन के गेट के बाहर, उसने उसको बुलाया, मैं कहा इधर आ, क्या कर रहा है ये, तू क्या बेच रहा है, रेडी तो तेरी खाली पड़ी है। तो भाई उसको समझा रहा कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या, सीनियर समझा रहा है वॉचमैन को कि रिस्क क्या होता है। कह रहा भैया रिस्क इज द पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसा इवेंट जो आपके बिजनेस के गोल्स को अचीव करने से प्रिवेंट कर ले, कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि आपके बिजनेस के गोल अचीव ही ना हो पाए। और रिस्क मैनेजमेंट होता है एक ऐसी कॉम्बिनेशन जिससे कि हम रिस्क को असेस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और मिटिगेट करते हैं। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट अगर आप हमसे कराओगे तो हम आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों को कंसीडर कर लेंगे। भाई वॉचमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा ठीक है, वगैरह क्यों करानी है ये। अब देखो वो सीनियर का दिमाग देखो कैसे चल रहा है, वो सोच रहा है कि भाई भारी भारी शब्द फेंकते हैं एकदम, तो इम्प्रेस हो जाएंगे वॉचमैन साहब और अंदर जाने देंगे। ठीक है, तो भाई फुल एकदम भारी भारी शब्द कह रहा साहब देखो बिजनेस ना आजकल बहुत ही डायनेमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, बहुत वॉलेटिलिटी है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, पेस ऑफ चेंजेस बहुत ज़्यादा है पुराने पुराने ज़माने के मुकाबले वगैरह। कि अच्छा, और ये बिजनेस ऐसा हो क्यों गया। कह रहा अरे आपको पता नहीं है मोदी जी कभी ग्लोबलाइजेशन कर देते हैं, कभी नए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ले आते हैं, तो मोदी जी के नाम से तो वो भी इम्प्रेस हो गया। कह रहा हाँ हाँ कर तो रहा है मोदी सब कुछ। तो कह रहा अच्छा कोई एग्जाम्पल बताना रिस्क के, तो भाई वो बता रहा मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फलाना रिस्क, ढिमकाना रिस्क ये सारे एग्जाम्पल उसने बताए। ठीक है, मैं बाहर निकल रहा था, मैं देखा भाई कर क्या रहे हैं दोनों। मैंने वॉचमैन से पूछा कि भैया क्या कर रहे हो आप इनके साथ, क्या बात कर रहे हो और ये रेडी क्यों खड़ी है बाहर। तो कह रहा अरे भैया देखिए क्या कर रहे हैं, रिक्स रिक्स बोल रहे हैं, रिक्शा चला लेते इससे बढ़िया रेडी खाली लेके घूम रहे हैं, हमने सोचा इसको थोड़ा बता दें, ये हमको ही समझा रहा है। तो मैंने कहा आप बैठ जाओ, मैंने वॉचमैन को बैठाया। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि क्या हुआ सर, आप तो घूमने गए थे, कैसी ट्रिप रही। कह रहे यार बात मत कर, नौकरी चली गई और अब मैं ये रिस्क मैनेजमेंट करता फिर रहा हूँ 150 रुपये में, यार करा दे कुछ जुगाड़, तेरी तो बहुत जान पहचान है अंदर। मैं कहा बात तो ठीक है, गरीब के पेट पे क्यों लात मारी, करा देते हैं कुछ जुगाड़। तो मैंने उसको कहा काम करेगा ना ढंग से, ऐसे तो नहीं दोबारा कभी मेरा नाम और खराब कराए। कह रहा नहीं नहीं भाई काम करूँगा, चिंता मत कर। कह चल ठीक है, अंदर जाके कुछ मत बोलियो, जो बोलना मैं बोलूँगा। कह रहा ठीक है। तो मैं उसको ले गया जेफ भैया के पास, मैंने उनसे कहा कि भैया ये करता है रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ऐसी वैसी नहीं। तो वो पूछ रहे कि क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कि देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिस्क ढूंढना है तो कैसे निकलेगा। एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, टिपिकल कैसी होती है कि आपके कोई बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होंगे, गोल्स होंगे, जैसे आपको करनी है अमेजोन की सेल 10 करोड़। ठीक है, तो हाँ हाँ करनी है, बिल्कुल करनी है। तो अब कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी सेल 10 करोड़ ना हो। कहते क्या, मैं कहा फ्लिपकार्ट अपना बिग बिलियन डेज लॉन्च कर दे, तो ये एक ऐसा इवेंट है जिससे कि आपके बिजनेस की अचीवमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, 10 करोड़ की सेल 6 करोड़ पे आ जाएगी। कह रहे बात तो तेरी ठीक है। मैंने कहा तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव और गोल देखते हैं, फिर ऐसे इवेंट्स ढूंढते हैं जिनसे अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव अफेक्ट होती है, फिर हम देखते हैं कि उसका लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट क्या है, जैसे कि 10 करोड़ की सेल 6 करोड़। फिर हम देखते हैं कि उसको मिटिगेट कैसे करा जाए कि आप भी अपनी अमेजोन की सेल लॉन्च कर दो, 6 करोड़ से कम 9 करोड़ पे तो आएगी, ढेर सारा ट्रैफिक आएगा। और फिर हम देखते हैं कि कोई और रिस्क रह गया क्या, जैसे कि लेट सपोज अगर 9 करोड़ की जगह 15 करोड़ आ गई, तो क्या आपके सर्वर इतने हैं कि इतने ट्रैफिक को संभाल पाए। कह रहे हाँ 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 ठीक है, काम की चीज लग रही है, पर ये करेगा कैसे। मैं कहा ये अपने आप कर लेगा, मैं आपको कुछ एक दो चीजें बता देता हूँ कि जैसे रिस्क असेस करता है, फिर रिस्क स्कोर निकालता है, रिस्क एपेटाइट देखता है, प्रायोरिटाइज करता है कि कौन से रिस्क को पहले सोल्व करना चाहिए, बेंचमार्किंग करता है, डेटा मैट्रिक्स लगाता है। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं, इस सब चक्करों में आप कहाँ पढ़ते हो, आप मालिक आदमी, करने दो इनको। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये थी कहानी कि कैसे तुम्हारा भाई बना हीरो, और फिर जिस बंदे ने गड़बड़ी की थी उसका भी घर बस गया। तो यहाँ पे होती है एक कहानी खत्म, साल भर का काम मेरा खत्म हो गया, मैंने ऑडिट कर दिया, उसको भी नौकरी दिला दी, मैं घर चला गया। अब नेक्स्ट ईयर फिर से बात आई कि ऑडिट कौन करेगा अमेजोन की।
उनको पहले ही पता है कि चिराग से फुल इम्प्रेस है, तो उन्होंने मेरे को भेजा। और भाई जितनी कमियां थी ना मैंने पिछली बार ठीक करा दी, तो अब मैं इस बार गया तो मेरे को कमियां मिल नहीं रही। मैं कहा करूँ तो मैं करूँ क्या, ऐसे तो नाम खराब होएगा, और नाम खराब नहीं करना अपने को, या कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने लगाया जुगाड़। मैंने सोचा कि भाई इनके पास इतने सारे एप्लीकेशन सिस्टम है, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो मैं उनकी मेंटेनेंस बिगाड़ दूं और उनका प्रोग्राम चेंज कर दूं। मैंने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख रखी है कैसे गड़बड़ी करते हैं, तो मैंने सोचा इनका प्रोग्राम चेंज कर देता हूँ। पर फिर मैं जैसे ही चेंज करने लगा ना, उधर कंप्यूटर की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ गई कि इस काम के लिए ना आपको डेटा सेंटर जाना पड़ेगा, और वहाँ की सिक्योरिटी का एक्सेस मेरे पास था नहीं। मैं कहा भाई एक प्लान तो फ्लॉप हो गया। फिर मैंने सोचा कि भैया कोई बात नहीं, अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो हम वैसे कर लेंगे। मैंने सोचा कि एप्लीकेशन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फेक प्रोफाइल तो बना सकते हैं। अगर हम फेसबुक नहीं बिगाड़ सकते तो उसके अंदर का डेटा बिगाड़ देते हैं। अगर मैं ढेर सारी एंजल क्रिया के रिक्वेस्ट डाल दूँ इसमें कि भाई इसने भी ऑर्डर प्लेस किया है, और फेक प्रोफाइल कुछ 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 बना के डाल, तो मैं उनको बाद में जाके कह दूँगा कि बाकी सब तो ठीक है, पर ये देखो आपने कितनी फेक प्रोफाइल बनी हुई है, ये क्या क्या हुआ आपके सिस्टम में, इसको ठीक करो, तो नाम भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो मैं चला भाई फेक प्रोफाइल बनाने। तो भाई मैं डालने लगा, तो भाई वो बहुत सारी चीज़ें मांग रहा, कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, कभी पासपोर्ट का नंबर, कभी फलाना ढिमकाना, 50 डॉक्यूमेंट मांग रहा। मैं कहा ये कर क्या रहे हैं, मेरे से तो इतनी चीज़ें नहीं पूछते थे अमेजोन अकाउंट से। अमेजोन अकाउंट बनाते टाइम तो मेरे को पता चला कि यार बैक एंड से अगर हम बनाते ना तो ये सब डालना पड़ता है। मैंने कहा कोई नहीं डाल देंगे। मैं कहा कुछ भी तो टाइप करना है कर देंगे। मैं कुछ कुछ टाइप करने लगा तो भाई वो बार बार एरर दिए जा रहा। कभी कह रहा कि भाई आपका फॉर्मेट गलत है पैन कार्ड का, कभी कह रहा है कि आपकी प्रोफाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, कभी कह रहा है मैंडेटरी डेटा फील्ड में आप कुछ गलत डाल रहे हो, कभी कह रहा है कि भाई जो आप वैल्यूज डाल रहे हो वो रेंज में नहीं है, कभी ये चेक, कभी फलाना चेक, कभी ढमकाना चेक, कुछ भी इतने सारे चेक लगा रखे हैं उन्होंने, एक फेक प्रोफाइल नहीं बनी भाई मेरे से। मैंने कहा हो गया सत्यानाश, इतने कंट्रोल लगा रखे हैं इन्होंने, अब कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा सुनो, ये जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल थोड़े से डीप वाले टॉपिक हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं समझा पाऊंगा, हल्का सा समझा देता हूँ। तुम्हें समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो रट्टा मारने की ट्रिक तो मैंने तुम्हें बता ही दी है। ठीक है, जनरल आईटी कंट्रोल होते हैं ना, वो इनके नाम में जनरल है, तो यानी कि ये सारी एप्लीकेशन पे लगते हैं, और ये सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग। ये खुद का कुछ काम नहीं करते, दीज सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, अब दीज अप्लाई टू मिनी फ्रेम, मेन फ्रेम एंड एंड यूजर एनवायरनमेंट। इसको छोड़ दो। द जनरल आईटी कंट्रोल मेंटेन इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा, कॉमनली इंक्लूड कंट्रोल्स। देखो एप्लीकेशन सिस्टम के ऊपर कंट्रोल, सॉफ्टवेयर एक्विजिशन के ऊपर कंट्रोल, प्रोग्राम चेंज के ऊपर कंट्रोल, ये जो सारे कंट्रोल होते हैं ना कि ऑथोराइजेशन, मतलब ऑथोराइज्ड बंदा ही इन सब चीज़ों को कर सकता है, चेंज कर सकता है या फिर नई एप्लीकेशन डाल सकता है, ये सारे कंट्रोल आते हैं जनरल आईटी कंट्रोल में। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। ये ऑटोमेटेड भी होते हैं और मैनुअल भी होते हैं, प्रिवेंटिव भी होते हैं, डिटेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, और इनसे इंश्योर होती है कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी। जैसे कि मैं फेक प्रोफाइल बना रहा था तो वो बनी नहीं, तो उससे डेटा की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी इंश्योर रही। ठीक है, प्रिवेंटिव भी होते हैं, डिटेक्टिव भी, ऑटोमेटेड भी होते हैं, मैनुअल भी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल। देखो जनरल आईटी कंट्रोल ना एक नींव की तरह होते हैं कि ये सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रोल्स को, तो दोनों चीजें जरूरी हैं। दीज टू कैटेगरीज आर इंटर रिलेटेड। ठीक, और इन दोनों की रिलेशनशिप कि जनरल आईटी कंट्रोल आर नीडेड टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल एंड बोथ आर नीडेड टू इंश्योर कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। दोनों कंट्रोल्स चाहिए होते हैं तभी हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट और एक्यूरेट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंटिटी लेवल कंट्रोल इंटरेस्ट। देखो इसके लिए तुम्हें मेमोरी टेक्निक की जरूरत भी नहीं है। एंटिटी लेवल कंट्रोल्स क्या होते हैं, पूरी एंटिटी पे लगते हैं, तो पूरी एंटिटी पे लगते हैं तो बेसिकली परवेसिव हो गए। ठीक है, तो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स को हम परवेसिव कंट्रोल भी बोलते हैं। ये होते हैं पार्ट कंपनी के ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क का। पूरी कंपनी में जो भी ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं उसी में आते हैं एंटिटी लेवल कंट्रोल्स भी। ठीक है, दीज आर सब्जेक्टिव बाय नेचर और इसमें प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत होती है। दो तरह के होते हैं एंटिटी लेवल कंट्रोल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल क्या होते हैं कि आपका बिजनेस जैसा चल रहा है उसको चलने दो, हम दूर से खड़े होकर देखेंगे। ठीक है, और फिर अगर कोई दिक्कत आई या फिर हमें लगता है कि कोई दिक्कत आने वाली है तो हम आपको पहले ही बता देंगे, और अगर दिक्कत हो चुकी है तो हम आपको बता देंगे कि
अगर वो ठीक हो सकती है तो उसको ठीक कर लो, ठीक है। ये बेसिकली मम्मी की तरह लगा लो कि मम्मी है, छोटे बच्चे को करने देती है जो कर रहा है, वो इधर उधर जा रहा है, लेकिन अगर मम्मी को दिखा कि छोटा बच्चा सीढ़ियों के पास जा रहा है, ठीक है, क्रॉल कर करके, तो मम्मी उसको पकड़ लेगी, तो वो प्रिवेंटिव होता है। ठीक, अगर वो बच्चा गिर गया तो मम्मी उसको बैंडेड लगा देगी। बेसिकली डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल इस तरह से होते हैं कि ऑपरेट एट अ लेवल हायर देन द बिजनेस एक्टिविटी, या फिर ट्रांजैक्शन लेवल से, कि जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। उसके बाद ये करते हैं प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मिसस्टेटमेंट इन अ टाइमली मैनर, जैसे कि इंटरनल ऑडिट और बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यू। इंटरनल ऑडिट में क्या करते हैं कि जो बिजनेस आप कर चुके हो, जो अकाउंट्स आप बना चुके हो, उसको एनालिसिस करके हम देखते हैं कि क्या गड़बड़ी हुई और उसको आगे कैसे रोका जा सकता है, प्लस जो पीछे गड़बड़ी हुई उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। सेम बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज में कि कितना बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर कम कर रहा है तो आगे के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, और क्या हम पीछे के कुछ स्टेप्स को ऐसा ठीक कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रॉफिट कुछ और आ जाए, है ना। एक होते हैं इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। अब ये कोई स्पेसिफिक प्रोसेस से रिलेट नहीं करते, दीज डू नॉट रिलेट टू एनी स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस या फिर ट्रांजैक्शन। ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग में, जैसे कि एचआर की पॉलिसीज, एम्प्लॉय की जॉब्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोड ऑफ कंडक्ट, कि भाई तुम टाइम से आओगे, टाइम से जाओगे, तुमको ये काम करना है, ये चीजें भी तो जरूरी होती है ना। ये कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन ये चीजें जरूरी है ना एक बिजनेस को चलते रहने में। तो ये होता है इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। ये मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट या डिटेक्ट तो नहीं कर सकते, बट ये सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव ऑपरेशंस में, ठीक है। इतना सा टॉपिक था एंटिटी लेवल कंट्रोल्स का। अब आते हैं हम विसल ब्लोअर पॉलिसी पे। विसल ब्लोअर पॉलिसी बोल तो सीटी बजा के लड़की छेड़ना नहीं। विसल ब्लोअर पॉलिसी होती है कि अगर कंपनी में किसी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत है तो क्या उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि वो इत्तला कर सकता है कंपनी को बता सकता है। देखो, whistleblower policy provide an opportunity to employees to report to the management instances of unethical behavior, actual or suspected, or violation of company's code of conduct। कि कोई गड़बड़ी कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है कंपनी में, कोई गलत बिहेवियर कर रहा है, तो वो मैनेजमेंट को बता सके, ठीक है। देखो, विसल ब्लोअर पॉलिसी चेक कर लिया ना, तो ऑडिटर क्या करेगा, जाएगा किसी बंदे के पास, वो उससे पूछेगा रिस्पॉन्सिबल बंदे के पास कि पॉलिसी है, तो कहेगा है, लिखी हुई है, कहेगा लिखी हुई है, सबको बता दी थी, सबको बता दी थी, सब एम्प्लॉयज को समझ में आ गई थी कि क्यों बनाई है, हाँ हाँ साहब बिल्कुल आ गई थी, मैं मतलब खुद मान लिया कि ट्रेनिंग भी दी थी समझाने के लिए, नहीं नहीं साहब पूरी ट्रेनिंग दी थी। अच्छा, ये देखते हो कि काम करती है कि नहीं करती है, इफेक्टिवनेस मॉनिटर करते हो, हाँ साहब फुल काम करती है। अच्छा, तो ये बता कि कोई डेविएशन आती है तो उससे कैसे डील करते हो। तब वो चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। इस तरह से हम देखते हैं विसल ब्लोअर पॉलिसी को, डज द कंपनी हैव डॉक्यूमेंटेड है, कम्युनिकेट कर दी थी, अवेयर हैं लोग, ट्रेनिंग दी थी, मॉनिटर करते हो इफेक्टिवनेस, और डेविएशन के साथ डील करते हो, ऐसे आपकी विसल ब्लोअर पॉलिसी चेक हो जाएगी। आहा, लास्ट पेज पे आ गए हम, और उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, ठीक है। कहानी सुनाइए और पूरा चैप्टर रट जाएगा ऐसे, अगर तुम वीडियो 2-4 बार देख लोगे ना, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया वीडियो बनी है, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स पे। तो नाम ऐसा खतरनाक लग रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं। जो तुम करते थे ना आर्टिकलशिप में, कि भाई क्लाइंट से एक्सेल की शीट मांगी, उस पर पाइवट लगाया, उस पर ये चेक लगाया, उस पर एक्सेल का ये फलाना फॉर्मूला लगाया, सम लगा के ये देखा कि कितना खर्चा आ रहा है वगैरह वगैरह, जो भी एनालिसिस करते थे, उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। जनरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रो सिस्टम डेटा इज नोन एज डेटा एनालिटिक्स। जो भी उनका डेटा मिलता था, रो डेटा बोलते हैं उसको, उससे हमने कुछ मीनिंगफुल निकाला, एनालिसिस करा, इसको हम बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, देखो बहुत सारा रो डेटा होता है जिसपे हमको एनालिटिक्स करना होता है, तो हम प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स करते हैं और रिस्क पता लगाते हैं, इनहेरेंट भी और फ्रॉड की वजह से भी। फिर हम कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं कि कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव है, और जो भी उसमें कमियां निकलती हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिशिएंसीज। इतनी सी चीज़ है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसके लिए कोई मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं है। कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, ऑब्जेक्टिव देखना, डेटा का सोर्स और फॉर्मेट देखना, डेटा निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी देखना, उसके बाद कोई क्राइटेरिया लगाना, उसके बाद वैलिडेट करना और रिजल्ट्स कंफर्म करना कि मैंने ये
एक्सेल ने ये रिजल्ट दिया है, तो एक बार मैनुअली भी हम कंफर्म करते हैं ना कि सच में ऐसा है या नहीं है, हमसे फॉर्मूला गलत हो गया, ठीक है, और उसके बाद रिपोर्ट कर देना। ये स्टेप है सिंपल जो चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आते हैं इस सर्कमस्टांसेस ड्यू टू विच रिस्क कैन अराइज। ये तुम्हारी स्टडी मटेरियल के उसमें नहीं है, चैप्टर में नहीं है, बट बैक क्वेश्चंस में है, तो मैंने इन नोट्स में क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक एक अक्षर स्टडी मैट से उठाया, क्योंकि भाई देख मेरे में तो इतना दिमाग है नहीं कि मैं लैंग्वेज सिंप्लीफाई करूँ, मैं तो रट्टा मरवा सकता हूँ और वो मैं तुम्हें मरवा दिया, ठीक है। तो देखो ये पूछ रहे कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जिनकी वजह से रिस्क आ सकता है। अब जो मैं बोलूँ ना मेरे पीछे पीछे बोलना, सिंपल से आराम से हो जाएगा। नए लोग, नए सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट। क्या? नए लोग, नए सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट, ये सब हमने अपने कंपनी में लाया, तो जिसकी वजह से हुई रैपिड ग्रोथ, इतनी रैपिड कि हमने फॉरेन ऑपरेशंस में एक्सपैंड कर लिया। अब फॉरेन कंट्री में एक्सपैंड करा तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग था, तो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से हमें करनी पड़ गई रीस्ट्रक्चरिंग। सिंपल, ये 8 पॉइंट है, हेडिंग्स याद कर लो, तुम्हें पढ़ के तो समझ में आ ही जाएगा, ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। ये सारे सर्कमस्टेंसेस थे 8, 5 से भी लिखोगे तो बड़ा आराम से तुम्हें याद तो करा दिया। नए लोग, नई सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट, सब कुछ हमने अपनी कंपनी में लाया, जिसकी वजह से रैपिड ग्रोथ, इतनी रैपिड कि हमने फॉरेन ऑपरेशंस में एक्सपैंड कर लिया। अब फॉरेन ऑपरेशंस में एक्सपैंड करा तो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होगा, जिसकी वजह से हमें कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। अब है लास्ट पेज। देखो मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी कि भाई ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को ऐसे देखते हैं, आईटी सिस्टम को ऐसे देखना है, फलाना ढिमकाना, ऑडिट ऐसे करनी है, लेकिन क्या ये बातें कहीं पे लिखी हुई है? क्या इन बातों में कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड, कोई कंट्रोल स्टैंडर्ड किसी ने कहे हुए हैं? तो बहुत सारे लोगों ने कहे हुए हैं, ठीक है। इसमें तुम नाम याद कर लो, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा, पढ़ लेना तुमको जिसको इच्छा हो। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स की रेलिवेंट फ्रेमवर्क बेस्ट प्रैक्टिसेस के, तो बहुत आसान, नाम बहुत आसान है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है। फिर ये सॉक्स एक्ट, इसको सॉक्स बोलते हैं, सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट। उसके बाद तुम याद कर लो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। उसके बाद ये लिख देना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। बस 4-5 नाम है, लिख देना। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सेक्शन 143, सॉक्स, उसके बाद ISMS, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ये 5 हेडिंग्स लिख देना, हल्का बहुत पढ़ जाना, अपनी लैंग्वेज में भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश। तो भाई लोग यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर हुआ फिनिश, ठीक है। और यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए प्यारी सी स्माइली बना रखी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, और ताकि मेरे चेहरे पे भी ये स्माइली आ जाए। और इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई कहानी याद मत करना जो मैंने तुम्हें बताई है, कहानी से एक बार ये भी याद करके देख लेना कि भाई जो लिखा हुआ है किताब में वो लिखा जा रहा है तुमसे, नहीं लिखा जा रहा। वैसे तो मैंने तुम्हें हाईलाइट कर करके ही बताया मोस्टली, कि कहानी कनेक्ट करके ही बताइए कि हाँ ये देखो ये ऐसे वैसे, तो तुम्हें मोस्टली लिखा जाएगा। और ये जो बॉक्सेस में लिखे हुए ना, ये तुम्हें पढ़ना है और ये पढ़ के याद करना है कि वो कहानी याद आ रही है, वो कंटेंट लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा। क्योंकि जो बॉक्सेस के अंदर लिखा है ना, सिर्फ उन्हीं शब्दों को पहचानना है तुम्हें क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन ऊपर नीचे क्या कहानी बनाई है कुछ नहीं, ये शब्द पहचान लोगे ना तुम, बड़े प्यार से आंसर लिखाओगे, ठीक है। तो इतनी लंबी जर्नी हमने कवर करी। और ये मास्टर इंडेक्स का यूज कर लेना, मास्टर इंडेक्स मोनोपोली है हमारी, ये मतलब कमाल की चीज़ है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि मास्टर इंडेक्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो ऊपर वीडियो मिल जाएगी तुम्हें, आई बटन में जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, मास्टर इंडेक्स सर्च कर लेना। तो ये मास्टर इंडेक्स वाली ट्रिक ना बहुत हेल्पफुल होती है। तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, मैं चाह नहीं रहा था इतनी लंबी वीडियो, पर मज़ा बहुत आया है चैप्टर पढ़ा के, और उम्मीद है तुम्हें भी मज़ा आएगा कि सारी मेमोरी टेक्निक से, कहानी से चैप्टर याद करके, कि कैसे मैं अमेजोन में गया, कैसे मेरे सीनियर की नौकरी गई, कैसे फिर मैंने उसको नौकरी दिलाई, उसके बाद कैसे मैंने गड़बड़ करने की सोची, सारी चीज़ें तुमने पढ़ ली। कैसा लगा ये सब कमेंट में मेरे को बता देना, ज़रूर से ज़रूर बता देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि भाई एग्ज़ाम को थोड़ा सा टाइम रह रहा है, और कोई और आपकी फरमाइश हो, कोई और आपकी ख्वाहिश हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।